अमीरपुर गांव अपनी समृद्धि और रौनक के लिए मशहूर था। गलियां साफ, चौपालें गूंजती। और बाजार रंग बिरंगे कपड़ों से जगमगाते। उसी बाजार के बीचों बीच था धनगर कपड़ा भंडार। उसके मालिक धनगर सिंह की ईमानदारी और मिठास ही असली पूंजी थी। अरे धनगर भाई, आपके कपड़े तो पूरे इलाके में सबसे बढ़िया है। हाँ भाई, कपड़ा चाहे महंगा हो या सस्ता, भरोसा कभी सस्ता नहीं होना चाहिए। अरे सही कहते हो भाई, इसीलिए तो हम त्योहार बिना आपकी दुकान में आए मनाते ही नहीं हैं। हाँ। शाम ढलते ही आसमान में काले बादल छा गए। दुकान का शटर गिराते ही बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। सड़कें वीरान हो गईं। तभी धनगर की नजर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े लड़के पर पड़ी। वो लड़का भीगा हुआ था, कपड़े शरीर से चिपके थे, होंठ कांप रहे थे और आंखों में बेसहारा दर्द था। अरे बेटा, ऐसे क्यों खड़े हो? भीग जाओगे तो बुखार चढ़ जाएगा। बाबूजी, मेरा कोई घर नहीं है, मजदूरी करता हूँ, जहाँ काम मिलता है वहीं रुक जाता हूँ। आज बारिश ने रोक लिया बाबूजी। धनगर की आंखों में बरसों पहले की तस्वीर तैर गई, जब वो अपने पिता संग गांव-गांव कपड़े बेचता था। कई बार बारिश में भीगते ठिठुरते उन्हें किसी मंदिर की चौखट में शरण लेनी पड़ती थी। वही दर्द मटरू की आंखों में झलक रहा था। चलो बेटा, मेरे घर चलो। ठंडी बरसात में खड़े रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मटरू पहले झिझका, मगर धनगर के चेहरे की सच्चाई देखकर उसके कदम साथ चल पड़े। घर पहुंचकर धनगर ने अलमारी से सूखे कपड़े निकाले और मटरू को थमा दिए। चूल्हे पर गर्म दूध चढ़ाया और उसके सामने रखा। मटरू जैसे ही दूध पीने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबूजी, इतने अपनेपन की उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। बेटा, तू मुझे अपना ही समझ। वैसे तेरा नाम क्या है? जी मटरू, मजदूरी करके पेट पालता हूँ, पर काम न मिले तो भूखा भी रह जाता हूँ। धनगर उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मटरू, अगर चाहो तो मेरे साथ यहीं रहो। दुकान में हाथ बटाओगे तो तुम्हें छत भी मिलेगी और रोजी रोटी भी। क्या सच बाबूजी, आप मुझे काम देंगे? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ कपड़े नहीं बेचता, मैं लोगों को खुशियां भी बेचता हूँ। झूठ, चोरी या बेईमानी मुझे मंजूर नहीं। बाबूजी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगली सुबह धनगर मटरू को लेकर दुकान पहुंचा। देख बेटा, कपड़े ठीक से रखना। ग्राहक आए तो पहले सलाम, उसके बाद फिर कपड़ा दिखाना, ठीक है? और अगर ग्राहक सलाम ना करे तो? तुम तब भी करना, यही असली धंधा है बेटा। धनगर की दुकान के सामने गुलशन कुमार की गुलशन वस्त्र भंडार थी। धनगर के यहाँ भीड़ देखकर गुलशन का खून खौल उठता था। अरे ये धनगर नया नवेला छोकरा कहाँ से उठा लाया रे? मालिक, लगता तो गांव का नहीं है। सूरत देखो, जैसे पहली बार धोती देखियो। अरे तू ज्यादा बुद्धि मत झाड़, चल
चुप हो जा। धनगर की दुकान पर भीड़ थी और गुलशन की दुकान सुनी। मालिक, घंटे भर से एक भी ग्राहक नहीं आया, क्यों ना कोई दूसरा धंधा कर ले। अबे चुप रहे, ये गांव वाले बेवकूफ हैं? सब उस ईमानदार धनगर के पीछे पड़े, लेकिन याद रखना एक दिन उसका धंधा चौपट करके रखूंगा, बता रहा हूँ, चौपट। गुलशन इतना कंजूस था कि अपने नौकर को भी फटे कपड़े पहनने देता। मालिक, कम से कम मुझे तो नए कपड़े दे दो। तेरे बाप ने पैसे दिए हैं क्या? है? चल काम पे लग जा। गुलशन की बहन साधना मंत्री किशन कुमार की पत्नी थी। दरबार में इज्जतदार मंत्री, मगर घर आते ही ताने सुनता। आज फिर दरबार में राजा ने मेरी राय मानी। दरबार से क्या मिला? अपने साले की मदद तो कर नहीं सकते। एक बाहरी व्यापारी गुलशन का धंधा चौपट कर रहा है और आप बस राज दरबार में हाँ हाँ करते फिरते हैं। ये सुनकर किशन परेशान रहता और अंदर ही अंदर गुलशन के प्रति दया भी महसूस करता। एक दिन राजा ने सभा में कहा, हमारे दरबार के लिए नए और अच्छे वस्त्र चाहिए। बाहर के अतिथि भी आएंगे, जिससे हमारे रेशमी कपड़ों को नया बाजार मिले। महाराज, मेरे साले गुलशन कुमार से बेहतर कोई नहीं महाराज। मंत्री जी, मुझे ईमानदारी चाहिए और वो मुझे सिर्फ धनगर सिंह में दिखती है, तो कपड़े वहीं से आएंगे। ये सुनते ही किशन के चेहरे पर जलन उतर आई। बाहर निकलते ही वो गुलशन से जा टकराया। राजा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन चिंता मत करो, हम मिलकर धनगर को सबक सिखाएंगे। हाँ, यही तो मैं चाहता था। अब देखना खेल। गांव की गलियों में चर्चा थी, राजा ने धनगर को चुना है। लोग खुश थे, पर कुछ के दिलों में जलन थी। अरे भाई, अब तो धनगर का नाम जो है दूर दूर तक जाएगा, और क्या। और गुलशन, अरे उसका मुंह तो देखने लायक होगा भैया। धनगर रात दिन काम में लगा रहता। मटरू भी पसीना बहाकर उसका साथ दे रहा था। एक शाम धनगर ने उससे कहा, मटरू, ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। बाबूजी, आपने मुझे घर दिया है, अब मेरी सांसें भी आपके लिए हैं। धनगर संतुष्ट था। लेकिन उधर गुलशन और किशन चालें बुन रहे थे। जीजा जी, पीढ़ियों से ये धंधा हमारा था, आज एक बाहर वाला सब ले गया, बताओ। ईमानदारी तभी तक है जब तक उसके खिलाफ सबूत ना हो। अगर हम कपड़ों में मिलावट का दाग लगा दें तो सबूत मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि राजा भी बचा ना पाएगा। धनगर को कुछ पता न था। सुबह उसने गाड़ी में कपड़े रखे और गर्व से बोला, बेटा, ये हमारा अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, ध्यान रहे कोई कमी न रह जाए। बाबूजी, जब तक न हो कोई गलती नहीं होगी। धनगर सिर ऊंचा करके दरबार की ओर बढ़ा। पर परछाइयों में उसके खिलाफ साजिश बुनी जा चुकी थी।
आप सभी व्यापारियों का इस अमीरपुर में स्वागत है। हम हमारे यहाँ के रेशम से बने वस्त्रों को आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि हम अपने राज्य के रेशम से बने कपड़ों का व्यापार कर सकें। अब आप स्वयं ही देखिए और बताइए कि कपड़े कैसे हैं। सबको एक एक कर कपड़े दिए गए। सबके सब ने कपड़ों को देखा और उन्हें हाथों से महसूस किया। पहले तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन व्यापारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये देख राजा बोला, क्या हुआ? आप सभी इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हैं? माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन ये कपड़े हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ हाँ महाराज, आपने तो शुद्ध रेशम के वस्त्रों के बारे में कहा था, परंतु ये तो मिलावटी रेशम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वस्त्र मैंने अपने राज्य के बेहतरीन कपड़ा व्यापारी धनगर सिंह से सिलवाए हैं और उनकी ईमानदारी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। क्षमा कीजिएगा महाराज, हम अनेक वर्षों से कपड़ों का व्यापार करते आए हैं, तो शुद्ध रेशम और मिलावटी रेशम का फर्क हम देखते ही तुरंत पता कर लेते हैं महाराज। बाकी क्षमा कीजिएगा। ये सब सुन मंत्री किशन और गुलशन दोनों ही अंदर खुश हो रहे थे, लेकिन धनगर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? धनगर सिंह, अगर ये बात सत्य हुई तो? धनगर सारे कपड़ों को अपने हाथों से देखने लगा और उसे भी पता चला कि ये मिलावटी रेशम के कपड़े हैं। वो दुखी होकर बोला, महाराज, ये कपड़े मेरे नहीं हैं। धनगर सिंह, ये वस्त्र तुम्हारी दुकान से आए हैं, तुमने सिए हैं और तुम कह रहे हो कि ये वस्त्र वो वस्त्र नहीं है। हाँ महाराज, मैंने तो असली रेशम से कपड़े सिए थे, लेकिन ये पता नहीं कैसे। धनगर सिंह, तुमने मेरा और राज्य का नाम इन व्यापारियों के सामने मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का एक अवसर तो दीजिए। अब तुम्हें मात्र दंड मिलेगा। कल पूरे राज्य के सम्मुख तुम्हें सजा दी जाएगी, ताकि फिर कोई राजा के सम्मुख बेईमानी करने का साहस न करे। राजा से इतना कहकर वहां से चले गए। सिपाहियों ने धनगर को बंदी बना लिया और ये किशन और गुलशन अपनी चाल में कामयाब हो चुके थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या जीजा जी, कैसी रही? हाँ साले साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लाठी नहीं, उसकी ईमानदारी दम तोड़ गई। अगले दिन बाजार की चौपाल पर धनगर सिंह दोनों हाथों से बंधा हुआ सबके सामने खड़ा था। उस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। धनगर दर्द के मारे चिल्ला रहा था। लोग अफसोस भरी नजरों से देख रहे थे, मगर चुप थे। दूर गुलशन की आंखों में जीत की चमक थी, पर धनगर के चेहरे पर न डर था न गुस्सा, सिर्फ विश्वास था। धनगर ने जोर से आवाज लगाई, महाराज, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दीजिए। आप न्याय के देवता हैं, कृपया मेरी बात सुने बिना मुझे दोषी ना ठहराएं। धनगर सिंह, तुमने जो कार्य किया है वो क्षमा के लायक नहीं है। आज पूरा राज्य देखेगा कि बेईमानी का अंजाम क्या होता है। तभी एक सिपाही राजा के पास आया
उसने राजा के कान में कुछ कहा। राजा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, धनगर सिंह, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का एक अवसर दूंगा, परंतु तुम्हें पहले मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, अन्यथा ये दंड तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें मंजूर है? मैं सहमत हूँ महाराज। बाजार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपना पहला सवाल पूछा। तो बताओ, ईमानदारी क्या है? धनगर कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन चाहिए। तब तक आप मुझे कृपया जीवित रखिए। राजा ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है, परंतु तुम इसी तरह से बंधे रहोगे। पहला सवाल, ईमानदारी क्या है? धनगर ने सिपाही से एक छोटा सा बीज, थोड़ी सी मिट्टी और पानी मंगवाया। लोग हैरान थे कि बीज बाजार में बंधा व्यापारी बीज मांग रहा है। धनगर ने मिट्टी का एक छोटा सा मोंड बनाया, उसमें बीज डाला और पानी छिड़क दिया। इसे यहीं रख दो, कल सब उत्तर समझ जाएंगे। सुबह हुई, बाजार में फिर भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा भी आया। हर कोई उत्सुक था, अब धनगर क्या करेगा? बीच से छोटा सा अंकुर झांक रहा था। महाराज, आपने पूछा था ना कि ईमानदारी क्या है? यही इस प्रश्न का उत्तर है महाराज। क्या मतलब? महाराज, ये बीज हमारी आत्मा की तरह है। बाहर से ये छोटा और बेमतलब लगता है, परंतु इसके भीतर जीवन छुपा होता है। ईमानदारी भी वैसी ही है। ये दिखाई नहीं देती, पर जब सही वक्त और सही माहौल मिलता है तो ये अंकुर की तरह बाहर निकल आती है और वट वृक्ष बनकर पूरे जीवन को छाया देती है। ईमानदारी का फल शायद देर से मिले, मगर जब मिलता है तो इंसान को जिंदगी भर सहारा देता है। भीड़ में हलचल हुई, कई आंखें झुक गईं। उत्तम, अति उत्तम, परंतु अभी इम्तिहान बाकी है। दूसरा सवाल, ईमानदारी की दिशा क्या है? धनगर राजा को नदी किनारे ले गया। पानी कल-कल बह रहा था, हवा में शांति थी। महाराज, देखिए, ये नदी एक ही दिशा में नहीं बहती। ये खेतों को सींचती है, गांवों को जीवित रखती है, हर प्यास बुझाती है। ईमानदारी भी वैसी ही है। इसकी कोई एक जगह या एक दिशा नहीं। ये घर में माँ बाप का विश्वास बनती है, व्यापार में भरोसा, दोस्ती में निष्ठा और राज दरबार में न्याय। ईमानदारी अगर किसी एक दिशा तक सीमित हो तो अधूरी है। इसकी सच्ची पहचान यही है। ये हर ओर बहती है, जैसे ये नदी। राजा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर संतोष उतर आया। भीड़ भी चुपचाप सुन रही थी। बहुत अच्छे। अब तीसरा प्रश्न, ईमानदारी का असली रूप क्या है? धनगर ने सबको खुले मैदान में विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, महाराज, जैसे धूप में थका इंसान पेड़ की छांव पाकर सुकून पाता है, वैसे ही ईमानदारी इंसान को राहत देती है। निर्धन हो या धनी, ईमानदार को सदैव इज्जत मिलती है। मुसीबत के समय
यही ईमानदारी ढाल बनकर बचाती है। भीड़ की आंखें नम हो गईं। एक सन्नाटा सा छा गया। राजा ने उठकर ऊंची आवाज में कहा, धनगर सिंह, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों का ऐसा उत्तर दिया है जो न सिर्फ मेरे दिल को बल्कि इस पूरे राज्य की आत्मा को छू गया है। तुम सचमुच ईमानदारी के प्रतीक हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निर्दोष हो। परंतु क्या सिर्फ अच्छे उत्तर देने से कोई बेगुनाह हो जाता है? भीड़ में बातें शुरू हो गईं। सबकी निगाहें एक दूसरे पर घूम रही थीं। तभी किशन आगे बढ़ा। महाराज, यही तो मैं भी कह रहा था महाराज। ये सब चाल है महाराज। ये व्यापारी अत्यंत चतुर किस्म का है। असली गुनाहगार तो यही है महाराज। धनगर ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें राजा पर टिकी रहीं। तभी राजा ने इशारा किया। 2 सिपाही एक कांपते हुए नौजवान को घसीट कर लाए। मटरू की आंखें झुकी हुई थीं। बदन कांप रहा था। भीड़ चुप हो गई। सत्य बोलो मटरू, ये गुनाह किसका है? महाराज गुनाह मेरा है महाराज। मुझे गुलशन और किशन ने लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बाबूजी यानी धनगर को फंसा दूं तो मुझे बहुत धन मिलेगा। मैंने लालच में आके धोखा किया। गांव की चौपाल पर जब मटरू से जवाब मांगा गया तभी उसकी आंखों के सामने वो रात घूम गई। वही रात जब गुलशन और किशन ने उसे एक सुनसान मोड़ पर रोक लिया था। ओए मटरू, ओए जरा ठहर, तुझसे काम है, रुक। क्या बात है गुलशन भैया, इतनी रात गए? हाय, कितना भोला चेहरा है। अब तुझे इसी भोले चेहरे का प्रयोग हमारे लिए करना है। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि धनगर जो कपड़े राजा के लिए बना रहा है ना, उसकी जगह तुझे ये कपड़े हमारे कपड़े रखने हैं, समझा? मटरू ने सब सुनकर कपड़े बदलने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों में साफ था कि वो किसी की धौंस में आने वाला नहीं। अच्छा, तो तेरी ये हिम्मत है? पर सुन, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो एक राज है जो सिर्फ हम जानते हैं। कौन सा राज? अरे वही चोरी वाला। हाँ, हमें सब मालूम है रे। तू चोरी का काम करता था ना, और ये भी कि तू चोरी करने यहाँ पर आया था। है, और अगर तू हमारी बात नहीं माना तो सुबह सुबह धनगर सिंह के कान में सब बात डाल देंगे। फिर सोच कि तेरा क्या होगा रे मटरू। ये सुनते ही मटरू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भैया ये बात अगर मालिक को पता चली तो मेरी रोजी रोटी ही चली जाएगी। हाँ, सही कहा तूने। तो कर लेना जैसा हम कहते हैं, हम मदद करेंगे तेरी, और तेरा राज ही रहेगा। अरे चल, मान भी जा। है, कपड़े बदलना तेरे ही भले में है, समझा? वरना तेरा अतीत तुझे बर्बाद कर देगा। है, मजबूरी में मटरू झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी।
उसी रात से वो गुलशन और किशन के जाल में फंस गया और उसने गाड़ी में अच्छे वाले कपड़े की जगह गुलशन और किशन के दिए हुए मिलावटी रेशम के कपड़े रख दिए। भीड़ से हूटिंग और शोर उठने लगा। अरे शर्म करो भैया, मर जा रहे भाई, तू तो धिक्कार है। धनकर का दिल जैसे टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा तूने मेरे साथ नहीं खुद के साथ धोखा किया है। ईमानदारी एक बार छूट जाए तो आदमी कभी चैन से नहीं जी सकता। मटरू जमीन पर गिर पड़ा, आंसू रोकना मुश्किल हो गया। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मैंने बहुत बड़ी भूल की है बाबूजी, बाबूजी अब मैं कभी गलत राह नहीं चुनूंगा बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। धनगर की आंखें नम थीं, पर स्वर कोमल था। इंसान से गलती हो सकती है, मगर सच्चा पछतावा ही उसे इंसान भी बनाता है। जा, मैं तुझे माफ करता हूँ। राजा ये दृश्य देखकर गंभीर हो गया। उसने भीड़ की ओर हाथ उठाकर कहा, असली दोषी ये दोनों व्यापारी किशन और गुलशन हैं। इन्होंने ही इस मासूम को भटकाया। इनके सारे व्यापार जब्त किए जाएं और इन्हें कारागार भेजा जाए। सिपाहियों ने किशन और गुलशन को पकड़ लिया। दोनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। महाराज, महाराज, महाराज ये अन्याय है, महाराज, महाराज ये अन्याय है। हमें छोड़ दीजिए महाराज, हमने कुछ नहीं किया महाराज, महाराज माफी, महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, माफी। जिसने गांव की ईमानदारी को बेचने का प्रयास किया उसके लिए कोई क्षमा नहीं। भीड़ जोरदार नारों से गूंज उठी। ये सही न्याय हो महाराज, की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा ने धनगर की ओर देखा, चेहरे पर संतोष था। धनगर सिंह, तुम सचमुच ईमानदारी के प्रतीक हो। आज से अमीरपुर तुम्हें अपना सबसे सच्चा व्यापारी मानता है। धनगर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े, लेकिन दिल में एक सुकून था। उस दिन अमीरपुर में सिर्फ एक आदमी नहीं जीता था, बल्कि ईमानदारी की जीत हुई थी। और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।